अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में हम लास्ट टाइम फिज़िकल क्लासेस के दौरान में जो अपना एरिया कवर कर चुके थे, थोड़ा सा उस पर हम रोशनी डाल लेते हैं ताकि हम अपने सिलसिले को आज के क्लास के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो प्रीवियस क्लासेस में जो हमने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था वो था द चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके अंदर हमने फोकस किया था द वर्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, potential drawbacks of entrepreneur, behind the boom, entrepreneur fire, the cultural diversity of entrepreneur, the power of small business, and 10 deadly mistakes of entrepreneur. उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने जो किया था उसमें इनसाइड द एंटरप्रेन्योर माइंड फ्रॉम आइडिया टू रियलिटी। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने देखा था क्रिएटिविटी नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। देन हमने barrier to creativity and how to enhance creativity और क्रिएटिव प्रोसेस। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर था जिसके अंदर हमने देखा था बिल्डिंग द बिजनेस प्लान एंड डिजाइनिंग अ कम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल एंड बिल्डिंग अ सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान। इसमें हमने देखा था बिल्डिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आज जो हम अपना सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है कंडक्टिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड क्राफ्टिंग अ बिजनेस प्लान। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जो आज हम इसको कवर करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में जो हमने सेकंड में देखा था कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के कैरियर या बिजनेस के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है उसका वो आइडिया जो उसने जनरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा एक पोटेंशियल सक्सेसफुल सॉलिड आइडिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपके बिजनेस की सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो आज के इस दौर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि आप सबसे पहले तो क्रिएट करते हैं एक प्रोडक्टिव फिजिबल आइडिया। लेकिन जब आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट की तरफ ले जा रहे होते हैं अपने बिजनेस प्लान की तरफ, तो सिर्फ सबसे पहले आपको ये जो अहम चीज़ होती है वो होती है फिजिबिलिटी एनालिसिस। कि आप किस तरह अपने आइडिया को चेक करेंगे कि आया आपका आइडिया फिजिबल है भी या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपने आइडिया की फिजिबिलिटी, कि आइडिया आपका किस हद तक फिजिबल है। इस फिजिबिलिटी के अंदर जो हम चेक करते हैं वो फिजिबिलिटी एनालिसिस एक्चुअली है क्या, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटरप्रेन्योर्स आइडिया इज वाइबल फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग सक्सेसफुल बिजनेस। आपने अपने आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने से पहले जो सबसे पहले चेक करना है वो ये चेक करना है कि आया आपका आइडिया बिजनेस के लिए प्रोडक्टिव है भी, बिजनेस के लिए फिजिबल है भी। यानी आप उस आइडिया की बुनियाद पर वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव कर सकते हैं जो आप डिज़ायर रखते हैं, जिसको आप चाहते हैं अचीव करना। तो उसके लिए उस आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिजिबिलिटी चेक के बगैर हम अपने आइडिया को अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और हमें लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हमें
बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम चेक करें कि हमारा आइडिया किस हद तक फेवरेबल, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव है। इस सिलसिले में जो हम चेक करते हैं, आई डायरेक्शन में चेक करते हैं। एक हम चेक करते हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी, सेकंड प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी, थर्ड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। जब हम इन 3 डायमेंशन में अपने आइडिया की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि हमें अपने आइडिया की मैक्सिमम लेवल पर श्योरिटी हासिल हो जाती है कि ये आइडिया हमारे लिए फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने में किस हद तक फेवरेबल, किस हद तक बेनिफिशियरी है, और हम किस हद तक इस आइडिया से अपने रिक्वायर्ड बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा होगा, हमारा वो बिजनेस किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होगा। और अगर आप याद कर रहे हैं कि हमने इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन की थी वो क्या थी, इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंगेजिंग इन सिमिलर एक्टिविटी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का मजमुआ जो एक जैसी एक्टिविटी कर रहा होता है, उसके मजमुए को हम कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हम जब फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस के सक्सेस की पॉसिबिलिटीज कितनी है और बिजनेस के फेलियर की पॉसिबिलिटीज कितनी है, क्योंकि इंडस्ट्री का इम्पैक्ट नई ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट में होगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट में चली जा सकती है, और अगर इंडस्ट्री सवाल का शिकार होगी, लॉस की तरफ होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की पॉसिबिलिटीज ना होने के बराबर होगी। तो इसके लिए हमें डिटेल चेक करना पड़ेगा इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री के अंदर जो हम सबसे पहले चेक करेंगे वो चेक करेंगे हाउ लार्ज इज द इंडस्ट्री। हमें ये चेक करना होगा कि हमारी इंडस्ट्री, बेटा मैं आपसे एक ओपिनियन दूंगा आपको कि इस वक्त ड्यूरिंग द क्लास सिवाय सीआर के तमाम स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट कर लें, और सिर्फ एक स्टूडेंट जो मुझसे क्रॉस कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहे तो वो मुझसे कम्युनिकेट करे। अब जहाँ तक बात है सवालात क्वेश्चंस की, तो एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक सफिशिएंट टाइम फ्रेम दूंगा कि आप उसमें अपने क्वेश्चन करेंगे, तो उस वक्त आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाहेंगे वो अपना माइक ऑन कर लेंगे। तो अभी काइंडली एक स्टूडेंट के अलावा तमाम स्टूडेंट जो है अपना माइक म्यूट कर लें, और एक स्टूडेंट वो जो मुझे कोई प्रॉब्लम या इशू नज़र आए तो वो मुझे शेयर करने के लिए वो माइक को ऑन रखे, और वो बेहतर होगा कि सीआर हो। तो हम बात कर रहे थे हम इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस की। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं हाउ लार्ज इज द इंडस्ट्री। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का साइज, कि वो इंडस्ट्री कितनी डाइवर्सिफाई, कितनी बड़ी है, तो हमें उस लाजमी जो है श्योरिटी करनी पड़ती है कि उस इंडस्ट्री की कैपेसिटी, यानी उस इंडस्ट्री का साइज कितना है, ताकि हम चेक कर सकें कि हम उस इंडस्ट्री में किस हद तक अपनी कैपेसिटी क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं। सेकेंड अहम चीज़ इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस के अंदर, हाउ फास्ट इज इट ग्रोइंग। इंडस्ट्री की 3 डायमेंशन होती हैं। एक न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज होती हैं जो भी स्टार्ट हुई होती हैं, जो कि आज के इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम पिछले 5 साल में ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि बहुत तेज़ी से नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। अगर कोई नई इंडस्ट्री जब डेवलप होती है और आप फौरन उस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के उसमें बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम लेवल पर होती है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आपका बिजनेस भी पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ चला जाएगा। एक इंडस्ट्री मेच्योर होती है। जब इंडस्ट्री मेच्योर हो जाती है तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आपके कंपटीटर स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो कंपटीटर न्यू एंट्रेंस के लिए बैरियर, हिंड्रेंस, रुकावटें खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटी क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है।
और एक इंडस्ट्री वो होती है कंडीशन इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री जवाल की तरफ है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अगर आप किसी अनफॉर्चुनेटली ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो इसका मकसद ये है कि आप चाहे कितनी ही अपनी एफर्ट्स करें, उसमें सक्सेस की पॉसिबिलिटीज ना होने के बराबर हो। तो आपने देखना है कि जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोइंग रेशियो है, यानी वो किस रेशियो से ग्रो कर रही है। सेकंड आपने देखना था, इज द इंडस्ट्री एज होल प्रॉफिटेबल। इंडस्ट्री में अगर 20, 30 या 50 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो उसमें फेलियर और सक्सेस का ट्रेंड क्या है? क्या तमाम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, या आधे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, आधे लोग लोग जो है वो लॉस फेस कर रहे हैं, या मैक्सिमम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और मिनिमम लोग लॉस फेस कर रहे हैं? ये चीज़ भी आपके लिए बहुत अहम होती है जानना, ताकि आपको पता चले कि जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उनके प्रॉफिट अर्न करने के पीछे रीज़न क्या है, और जो सफ़र कर रहे हैं टुवर्ड्स लॉस, उनके रीज़न क्या है। फिर आपको एक और चीज़ देखनी होती है, इज द इंडस्ट्री करेक्टराइज बाय हाई प्रॉफिट मार्जिन और जीरो नेट मार्जिन। आपको ये देखना होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। तो कुछ इंडस्ट्रीज में बिजनेस एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही माइनर सा होता है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन एवरेज होता है। तो आपको चेक करना है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड क्या है। फिर एक और चीज़ जो मार्केट एंड इंडस्ट्री फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम चेक करते हैं वो है, हाउ एसेंशियल आर इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर। उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस की जा रही हैं, उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की कस्टमर के नज़दीक तरजीहात, ज़रूरियात किस हद तक कस्टमर की नज़र में अहम। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कस्टमर की नज़र में बहुत अहम होती है, तो कस्टमर चाहे उसकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज हो, चाहे एक्सटर्नल वेरिएबल्स, एक्सटर्नल करेक्टर्स कितने ही चेंज हो, वो उस प्रोडक्ट को कभी छोड़ता नहीं है, यूज़ करता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो हल्के से ही किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजिंग की वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीज़ भी बड़ी सेंसिटिव है कि हम देखें कि कंज्यूमर की नज़र में हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की इंटेंसिटी क्या है। फिर आपने देखना होता है, व्हाट ट्रेंड आर शेपिंग द इंडस्ट्री फ्यूचर। आज के बिजनेस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आज के बिजनेस का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है तेजी से इन्वायरमेंट में आने वाला चेंज। इस चेंज ने बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी में जो इजाफा किया है वो ये है कि जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो डेफिनेटली कल नहीं होगा। तो इसका मकसद है कि फ्यूचर में कब तक हम बिजनेस कर सकेंगे, ये अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं उसमें फ्यूचर क्या है, वहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्री एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस में, व्हाट थ्रेट डज द इंडस्ट्री फेसेस। आपको चेक करना होता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है उसको क्या थ्रेट्स का सामना है। जैसे पाकिस्तान के अंदर लास्ट 10 और 15 ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो एक थ्रेट थी वो थी शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। अब शॉर्टेज ऑफ एनर्जी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, मार्केट में कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेजिंग ज़्यादा नहीं थी। यही वजह है कि बहुत सारे बिजनेस ने सफ़र किया और उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्विच करनी पड़ी या वाइंड अप करनी पड़ी। तो थ्रेड्स इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो थ्रेड्स क्या हैं और उसके लिए आपकी फिर प्रिपरेशन क्या होगी। इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस में एक और चीज़ देखनी होती है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज द इंडस्ट्री फेसेस। आपने ये देखना होता है वो कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल हैं, और जिससे ओवरऑल इंडस्ट्री बेनिफिट हासिल कर रही है या करने जा रही है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको किस हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फिर आपने देखना होता है, हाउ क्राउडेड इज़ द इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो बहुत क्राउडेड होती हैं, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन की क्वांटिटी मोर देन 1000 या मोर देन 100
बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन की क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड होती है। जैसे पाकिस्तान में एग्जांपल है टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री पाकिस्तान में 4-5 और कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर की, तो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज काम कर रही हैं। तो हमें देखना होता है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में कम है, एवरेज है या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमें देखना होता है हाउ इंटेंस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें कंपटीशन की इंटेंसिटी, यानी उनके आपस में ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनमें आपस में कंपटीशन नॉर्मल होता है या बहुत कम होता है। तो कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बी केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन की इंटेंसिटी नॉर्मल या कम है तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मार्केट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस में एक और जो हमारे लिए अहम चीज़ है वो है, इज द इंडस्ट्री यंग, मेच्योर और समवेयर इन बिटवीन। जैसे कि स्टार्टिंग में पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो बिजनेस है जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे ओवरऑल कंडीशन इंडस्ट्री की वो क्या है, यंग है, यानी कोई ऐसी इंडस्ट्री जो रिसेंटली लास्ट ईयर और 2 ईयर में स्टार्ट हुई है, या वो इंडस्ट्री जो 10 साल या 8 साल पहले स्टार्ट डेवलप हो चुकी थी तो वो एक मेच्योर इंडस्ट्री होगी। तो ये दोनों कंडीशन में आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए भी आपको फोकस करना होगा। मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि कोई एक स्टूडेंट है जो मुझसे क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकेगा। यस सर। गुड बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं ताकि फिर उसको एडजस्ट या सेट कर लूँ। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? यस सर, बस ये लास्ट वाला पॉइंट अगेन रिपीट कर दें। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट है, इज द इंडस्ट्री यंग, मेच्योर और समवेयर इन बिटवीन। हमें ये चेक करना होता है कि इंडस्ट्री की जो हमारी कंडीशन है, एक यंग इंडस्ट्री वो होती है जैसे पाकिस्तान के अंदर हम यंग इंडस्ट्री में ले सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में एक ऑनलाइन टैक्सी अभी लास्ट 2 और 3 ईयर्स में स्टार्ट हुई थी, तो उसमें एक कंपनी थी, फिर 2 हो गई और शायद अभी 3 है। तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे यंग इंडस्ट्री में क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट हुई है। एक होती है मेच्योर इंडस्ट्री, जैसे टेली कम्युनिकेशन, 10, 15, 20 साल हो गए हैं, पहले 2 कंपनीज थी, फिर 4 हुई और अब 5 या 6 काम कर रही हैं। तो ये कहलाएगी मेच्योर इंडस्ट्री। तो अगर इंडस्ट्री यंग है तो उस वक्त आपके लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ और मुख्तलिफ थ्रेड्स होंगी। अगर इंडस्ट्री मेच्योर है तो उस वक्त आपके लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ और मुख्तलिफ थ्रेड्स होंगी। तो आपको ये देखना है कि आप जिस बिजनेस से बिलोंग कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, यंग है, मेच्योर है, या इनके दरमियान में कोई कंडीशन है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर बहुत अहम टॉपिक हमारा होता है, वो होता है 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ पीटर। ये हमारा जो 5 फोर्सेस मॉडल है ये हमारे इन बिजनेस के एनालिसिस करने के लिए, फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत काम आता है। और इसके हमारे पास बुनियादी तौर पे जो है 5 फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर मैं आगे डायग्राम में पहले आपको दिखा दूं। ये कहलाता है 5 फोर्सेस पीटर मॉडल, जिसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है पोटेंशियल इंट्रेंस, सप्लायर्स, बायर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। पोटेंशियल इंट्रेंस में चेक करते हैं थ्रेड ऑफ न्यू इंट्रेंस। ये मॉडल हमें बताएगा कि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं वहाँ पे जो नए आने वाले लोग जो इंडस्ट्री का हिस्सा बनने आ रहे हैं
उनकी इनकमिंग का रेशियो क्या होता है, क्योंकि वो आपके लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कि आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसमें सप्लायर कितने हैं और आपकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी। थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो प्रोडक्ट और सर्विस जिस टारगेट मार्केट के लिए आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस टारगेट मार्केट में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है, ये भी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हो थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप कोई चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की थ्रेड्स या सब्स्टिट्यूट सर्विस की थ्रेड्स क्या क्या है। तो ये कहलाता है 5 फोर्सेस मॉडल, जिसके अंदर हम फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इसके अंदर बात करेंगे रिवलरी अमंग द कंपनीज कंपीटिंग इन द इंडस्ट्री, कि ऑलरेडी जो कंपनी के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो उनकी कंडीशन क्या है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द नंबर ऑफ कंपिटिटर इज लार्ज और एट अदर एक्सट्रीम क्वाइट स्मॉल फीवर देन 5। आप देखेंगे कि सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर जो कंपिटिटर है उनकी तादाद क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या इतनी कम है कि 5 से भी कम है। तो आपको ये चेक करना है। सेकंड आप चेक करेंगे कंपिटिटर आर नॉट सिमिलर इन साइज और कैपेबिलिटी। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कंपिटिटर बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पर सिमिलर होते हैं। जैसे अगर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हम बात करें कोक एंड पेप्सी की, तो इनकी सिमिलरिटी ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत माइनर्स हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कंपिटिटर्स के अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंस होती हैं, उनकी जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें चेक करना है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है कंपिटिटर है उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा हैं या डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। थर्ड, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट फास्ट पेस, इंडस्ट्री के जो ग्रोथ लेवल है वो क्या है। जैसे इसकी एग्जांपल है कि आज से तकरीबन 12 साल या 15 साल पहले जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्राइवेटाइज किया, तो पाकिस्तान में उस वक्त वो ग्रोइंग स्टेज था, तेजी से चैनल आ रहे थे, तेजी से चैनल ओपन हो रहे थे और हर चैनल देखा जा रहा था। लेकिन आज जो कंडीशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मीडिया इंडस्ट्री की, इसके अंदर न्यू चैनल ओपन करके उसको एक बेहतर पोजीशन पे लाना एक मुश्किल काम है। तो इसी तरह अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है तो बिजनेस को डेवलप करना आसान हो जाता है, और अगर मेच्योर इंडस्ट्री होती है तो उसमें चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फिर हमें देखना होता है द अपॉर्चुनिटी टू सेल अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज इज प्रेजेंट, कि आप जिस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर किस हद तक गुंजाइश मौजूद है कि आप मुख्तलिफ नौइयत की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें सेल कर सकते हैं, उसमें उसकी डिमांड हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, रिवलरी अमंग द कंपनीज कंपीटिंग इन द इंडस्ट्री, कि आपस में कंपनीज का कंपटीशन का जो लेवल है या एनवायरनमेंट ऑफ कंपटीशन है वो क्या है। सेकंड हमारे पास है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हमें चेक करना होता है कि जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में, देखिए बिजनेस में दो स्टेक होल्डर बहुत अहम होते हैं, एक होता है सप्लायर और एक होता है कस्टमर। सप्लायर वो होता है जिस पर हमारा बिजनेस डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपके बिजनेस के अंदर जो अहम रोल होता है वो आपके सप्लायर का होता है, क्योंकि जितना अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल अच्छा होगा उतना ही बिजनेस में फिनिश गुड्स अच्छी हासिल करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल होगा उतने ही आपकी प्रोडक्ट को डीवैल्यू होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपका सप्लायर आपके बिजनेस में इन्फ्लुएंस रखता है, और बहुत सारे सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में सप्लायर की इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होती है। तो हमें देखना है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर टू द इंडस्ट्री। हम तेज़ी से थोड़ा सा आगे चलेंगे ताकि हम इस फर्स्ट 40 मिनट्स के सेक्शन में मैक्सिमम अपने टॉपिक को कवर कर सकें।
ताकि सेकंड सेक्शन में हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करें। इसके अंदर हम देखेंगे मैनी सप्लायर्स सेल द कमोडिटी प्रोडक्ट टू द कंपनीज इन इट। क्या अवेलेबल ऑफ सप्लायर चंद है, या अवेलेबल ऑफ सप्लायर एवरेज है, या अवेलेबल ऑफ सप्लायर बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्वांटिटी ऑफ सप्लायर चेक करनी होगी कि सप्लायर मौजूद कितने हैं। अगर सप्लायर चंद हैं, एक दो हैं, तो इसका मतलब आपकी बार्गेनिंग पावर मिनिमम होगी, ना होने के बराबर होगी। क्योंकि सप्लायर कम है और उन सप्लायर से रिसीवर ज़्यादा हैं, तो नतीजा ये होगा कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी फराहम नहीं करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होंगे तो उतनी आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। सेकंड, आपने देखना होगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर अवेलेबल फॉर द आइटम सप्लायर प्रोवाइडेड। आपको ये देखना होगा कि क्या, अब सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करूं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहते किसे हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हम कहते हैं उस प्रोडक्ट को जो आपकी सेम नीड को एक डिफरेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्ट फुलफिल कर सके, वो हमारे लिए कहलाती है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान एग्जांपल है कि पाकिस्तान में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर फ्यूल के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, या तो हम यूज़ करें पेट्रोल या हम यूज़ करें सीएनजी। दोनों सेम नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं और दोनों प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो अगर लोगों के पास अवेलेबिलिटी पेट्रोल है तो वो सीएनजी को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग सीएनजी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो आप बीइंग ए बायर यानी आप सप्लायर में आपकी वैरायटी बढ़ जाएगी, और अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की गुंजाइश मौजूद नहीं है तो आप फिर लिमिटेशन की तरफ चले जाएंगे। Third, companies in the industry find it easy to switch from supplier to another to substitute product. Switching costs are low. जब हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो बात सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी सब्स्टिट्यूट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, स्विचिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम दोबारा उसी एग्जांपल को कोट करते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी है और मैं उसमें पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ और पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि उसे सीएनजी पर चलाऊँ, तो यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट क्या है? क्या मैं सेम उसी पेट्रोल की जो टैंक है उसमें सीएनजी फुल कराऊंगा? ये पॉसिबल नहीं है। पता चला मुझे सीएनजी किट लगवानी पड़ेगी और उस किट की प्राइस जो 45,000 है। अब ये जो 45,000 है ये वो स्विचिंग कॉस्ट है जो मुझे मूव कर रही है फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। यानी मैं पेट्रोल से सीएनजी यूज करने काबिल कब होऊंगा? जब मैं 45 इनिशियली खर्च करूंगा, 45,000। अगर ये स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा होती है तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का यूज कम होता है। अगर ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होती है तो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग स्विचिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो हमें देखनी होती है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसकी स्विचिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है द आइटम सप्लायर प्रोवाइड द इंडस्ट्री अकाउंट फॉर द रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री और फिनिश प्रोडक्ट। जो सप्लायर है उसका इन्फ्लुएंस आपके बिजनेस में कैसे पता चलता है कि आप जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर उसका कंट्रीब्यूशन मेजर है, यानी अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस के अंदर मेरा सप्लायर है स्टील का सप्लायर, मेरे बिजनेस का सप्लायर है सीमेंट का सप्लायर। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 80 मोर देन 70-80% जो यूज़ होते हैं वो स्टील और सीमेंट ही होता है। तो इसका मकसद है कि मेरे सप्लायर का मेरे बिजनेस में इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है, और इसका मकसद है कि मुझे अपने सप्लायर की स्ट्रेटेजी में बहुत बी केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें सप्लायर की प्रोडक्ट की आपके बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट जो होती है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम या बहुत एवरेज होता है।
तो ऐसे में सप्लायर का इन्फ्लुएंस आपके बिजनेस में बहुत कम हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि वो कौन से सप्लायर हैं जिनका आपके बिजनेस में इन्फ्लुएंस कम होता है, उसकी एग्जाम्पल है जैसे ऑटो इंडस्ट्री वाले गाड़ियां बना रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी में जो है वो टायर्स भी लगा रहे हैं। तो अब अगर हम टायर्स की कॉस्ट को ऑटो कार की गाड़ी की कॉस्ट में कंपेयर करें तो वो एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। इसका मकसद है कि उस प्रोडक्ट के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, यही वजह है कि उनका इन्फ्लुएंस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें देखना होता है हमारे सप्लायर का हमारी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने में इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। हम बस आवाज़ कम करके इसको तो कमी का आवाज़ आ रही है भाई आप लोगों को? जी यस सर। सर ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब हमें इस 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर जो हमारा थर्ड फोर्सेस मॉडल है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। यानी किसी भी बिजनेस के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना। रेवेन्यू होती है सेल से और सेल्स होती है बायर से। तो हमें देखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बायर्स कौन है और उन बायर की कंडीशन क्या है। तो हम देखेंगे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कम है, ज़्यादा है या एवरेज है। उसके अंदर हम फोकस करेंगे इंडस्ट्री कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट टू कंपटीटर प्रोडक्ट और टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर रिलेटिवली हाई। अगर हमारी जो हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें हमारी अभी जो लास्ट टाइम हमने सप्लायर में स्विचिंग कॉस्ट की बात की थी, सेम यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। इसकी एग्जांपल बात कर लेते हैं स्विचिंग कॉस्ट की, कि आप लोग सब लोग अपने घर में डेफिनेटली जो है इंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न टीवी के लिए जो है केबल नेटवर्क की फैसिलिटीज हासिल कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ चैनल देख रहे हैं। लेकिन लास्ट ऑलमोस्ट 8 या 10 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान में पीटीसीएल वाले एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का नेट फराम कर रहे हैं, लेकिन वो नेट बहुत कम लोग अभी तक उसको अडॉप्ट कर सकें, यूज़ कर सकें। वजह उसकी वजह ये है कि इस केबल नेटवर्क से उस पीटीसीएल नेटवर्क तक जाने के लिए जो कंज्यूमर की स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि लोगों ने अभी तक हार्डली पॉपुलेशन के 10 या 15% ने उसको एक्सेप्ट किया। तो अगर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर भी आपकी प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा, और अगर स्विचिंग कॉस्ट कम होगी तो कंज्यूमर मूव करता रहेगा, कभी कहीं कभी कहीं। सेकंड, द नंबर ऑफ बायर इन द इंडस्ट्री इज लार्ज, कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे उसके जो बायर हैं वो किस क्वांटिटी में, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में शेयर हासिल करना आसान हो जाएगा, अगर लिमिटेड है तो मार्केट में शेयर हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड है द कस्टमर डिपेंड प्रोडक्ट दैट आर डिफरेंशिएटेड रादर देन परचेज commodity product that they can obtain from any supplier and subsequently can pit one company against another to drive down price। आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड क्या है, कि उन प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंसेस कितने हैं। क्या आया कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो बहुत सिमिलर होती है, मुख्तलिफ कंपनी प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उनके अंदर सब में सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल फोन जो है, अब सेल फोन के अंदर जो फीचर्स हैं वो आज हर कंपनी जो है तकरीबन सिमिलर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कंपनी कंपिटिटिव एडवांटेज के अंदर सेल फोन के अंदर जो डिफरेंसेस क्रिएट करती है, जैसे आज से तकरीबन 5 साल पहले सैमसंग ने स्मार्टफोन के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट किया था वो था उसके कैमरे का रिजल्ट, ये वो उनका कंपिटिटिव एडवांटेज था। इसी तरह मुख्तलिफ सेल फोन कंपनीज ने मुख्तलिफ डिफरेंसेस क्रिएट करे। कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें कंपटीटर के दरमियान डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और कुछ बिजनेस में ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनमें डिफरेंसेस ना होने के बहुत बहुत कम होते हैं कि कस्टमर या बायर कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो हमें चेक करना है कि यहाँ क्या गुंजाइश है डिफरेंसेस की। थर्ड है
Customer find it difficult to gather information on supplier cost, price, and product features, something that is becoming much easier from customer in many industry to do by using the World Wide Web. आज के बिजनेस का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि आज के बिजनेस के अंदर जो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है वो बहुत बढ़ गई है। आज कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले पूरी दुनिया के सब प्रोडक्ट का कंपैरिजन करता है, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री का सर्वे करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है कि उसे कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए। आज जब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कंज्यूमर का इंफॉर्मेशन लेवल बहुत कम होता था, और जब इंफॉर्मेशन लेवल कम होता था तो नतीजा क्या था कि कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन कम होने से जो सप्लायर, जो सेलर थे, वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करते थे। तो आसान लफ्ज़ों में कंज्यूमर को पहले बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता था, लेकिन आज कंज्यूमर को, बायर को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो आज के दौर में ये भी देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन है वो किस हद तक वो इंफॉर्मेटिव है, उनका इंफॉर्मेशन लेवल क्या है। लास्ट जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में, द आइटम कंपनी सेल टू द इंडस्ट्री account for the relatively small portion of cost of their customer finished product. जो आइटम आप सेल कर रहे हैं अपने बायर को या अपने सेलर अपने कस्टमर को, उसके अंदर जो आप आइटम सेल कर रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी अगर कंज्यूमर है तो उसकी लाइफ में उसकी नीड्स कितने % फुलफिल हो रही है, और अगर कमर्शियल वो है, कस्टमर है, तो उसकी बिजनेस के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी वही जो हमने सप्लायर में इन्फ्लुएंस चेक किया था कि इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कितना, इसी तरह आपका बायर के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना है। तो ये था हमारा थर्ड मॉडल। अब उसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस टू द इंडस्ट्री। फिर हमें चेक करना होता है कि इंडस्ट्री के अंदर हमें ये चेक करना होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो न्यू एंट्रेंस हैं, जो न्यू आने वाले इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं, उनका ट्रेंड या उनका रेशो क्या है, और वो किस हद तक इंडस्ट्री का हिस्सा बनने में कामयाब हो रहा है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल आर एब्सेंट। इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिट व्हेन कंपनीज इन द इंडस्ट्री अचीव लो एवरेज कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ आइटम। इकोनॉमिक ऑफ स्केल वो एक बहुत बड़ा बैरियर, रुकावट बनता है न्यू एंट्रेंस के लिए कि जब इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती है, और जब इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, बल्क क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और जब मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमने ये प्रीवियस क्लासेस में, मुख्तलिफ कोर्सेज में आपने डिटेल में डिस्कशन सुना होगा और पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। अब वो मैं पूरा रिवाइज नहीं करूँगा, बस एक कंसाइसली इसको ओवरव्यू करके आगे बढ़ेंगे। क्यों हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है? क्योंकि हमारी कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ाते जाते हैं उतना ही हमारी फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट हमारे पास बढ़ता जाता है, उससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जब आप पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे ले जाते हैं तो नया आने वाला तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेनिफिट तक नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि आपके मेच्योर कंपटीटर आपको थ्रेट करते हैं और आप उनके कंपटीशन में कभी मुकाबला नहीं कर पाते। आपने अक्सर देखा होगा बीइंग ए कंज्यूमर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की बगैर किसी वजह के बाज़ वक़्त अचानक प्राइस कम हो जाती है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई दफ़ा हो चुका है कि पेप्सी एंड कोक वालों ने अचानक अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मोर देन 60% कम कर दी। ये प्राइस कम करने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब वो देखते हैं कि इस मार्केट के अंदर कोई नया कंपटीटर आ रहा है
तो उस कंपटीटर को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक ऑफ स्किल बेनिफिट की बुनियाद पर प्राइस को इतना कम कर देते हैं कि कंपटीटर इस स्टार्टअप फेज में सर्वाइव ही ना कर सके। और यही वजह है कि आज तक हमारे मुल्क के अंदर इन दो प्रोडक्ट के अलावा कोई और अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर कोई आती भी है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक ऑफ स्किल बेनिफिट। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट टू एंटर द इंडस्ट्री आर लो। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिसके अंदर बिजनेस को शुरू करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मिलियंस और ट्रिलियन रुपीस चाहिए। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है तो कंपटीटर न्यू इंट्रेंस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में नए आने वालों की क्वांटिटी बहुत कम होगी, क्योंकि इतना लार्ज कैपिटल हर कोई अरेंज नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कॉस्ट एडवांटेज आर नॉट रिलेटेड टू द कंपनी साइज। आपने ये जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये उसी की तरह का एक पॉइंट है कि अगर कॉस्ट एडवांटेज जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, तो ये भी आपके न्यू इंट्रेंस की इनकमिंग को बढ़ाएंगे। और अगर कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़्यादा, वही बात हम थोड़ा अल्फाज बदल के कर रहे हैं, अगर कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी जितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से कॉस्ट कम होती जाएगी और आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसका मकसद है कि न्यू एंट्रेंस ना होने के बराबर हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बायर आर नॉट एक्सट्रीमली ब्रांड लॉयल, मेकिंग इट इजियर फॉर न्यू एंट्रेंस टू द इंडस्ट्री टू ड्रॉ कस्टमर अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ है आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, वो है बायर्स की टूवर्ड्स प्रोडक्ट या ब्रांड लॉयल्टी। अगर बायर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखते हैं प्रोडक्ट की तरफ, ब्रांड की तरफ, तो ऐसे में ये लॉयल्टी एक बहुत बड़ी हेडेक बन जाती है न्यू इंटरेस्ट के लिए, नए आने वालों के लिए। लेकिन अगर बायर की लॉयल्टी कम है या ना होने के बराबर है, तो ऐसे में इसका एडवांटेज लेते हैं वो नए आने वाले जो इंडस्ट्री में नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उससे ये होता है कि लोग तेज़ी से उनको रिस्पॉन्स देते हैं और उनको सर्वाइवल ग्रोथ में आसानी होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट थ्रू आउट देयर रेगुलेटरी। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट थ्रू आउट देयर रेगुलेटरी एंड इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी डोंट रिस्ट्रिक्ट न्यू कंपनीज फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक को सिक्योर करने के लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन चेंज करती रहती है। जैसे रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने आते ही कुछ इकदाम ऐसे किए जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाह हो गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा था, तो उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। तो पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन ऑल ऑफ सडन चेंज किए ताकि उसको दोबारा उस बेहतर मुकाम पे लाया जा सके। तो अगर गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन उस इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और अगर गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को फ्रीज उस स्टेज पे रोकना चाह रही है या डिक्लाइन पे ले जाना चाह रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास जो था, हमारा फोर्थ स्टेप था, ये था थ्रेट ऑफ द न्यू इंटरेस्ट। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ की तरफ, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जो हमारा लास्ट स्टेज है, एंड सर्विसेज। कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो थ्रेड लेवल है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट सर्विसेज का, वो किस हद तक है। तो ये जो आपके बिजनेस के अंदर आपके थ्रेड्स हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस की, इसको भी इंडस्ट्री एनालिसिस में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके बिजनेस के जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ है वो किस हद तक होगी। इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं क्वालिटी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर नॉट रेडिली अवेलेबल।
अगर हमारी कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हमारी क्वालिटी के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा compete करने की पोजीशन में नहीं होगी। और अगर हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का आउटपुट यानी रिजल्ट जो है हमारी प्रोडक्ट के सिमिलर है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन जाए। सेकंड हमें देखना होता है द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर नॉट सिग्निफिकेंटली लोअर देन दोज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान में जब आज से 5 और 8 साल पहले 10 साल पहले पेट्रोल की प्राइसेस मोर देन 100 या नियर टू 100 चली गई थी और उस वक्त सीएनजी की प्राइस 60 प्लस थी, लेस देन 70 थी, तो तेजी से लोगों ने स्विच किया कहाँ पर, सीएनजी की तरफ, और उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल सीएनजी पे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने जब सीएनजी की प्राइस इनहेंस की तो पेट्रोल और सीएनजी के प्राइसेस में डिफरेंस ना होने के बराबर है, तो आज लोग दोबारा सेम प्रोडक्ट पर आ गए यानी पेट्रोल के ऊपर। अगर प्राइस डिफरेंसेस ना बहुत माइनर से हैं तो स्विचिंग लोगों की ना होने के यानी आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी, और अगर डिफरेंसेस ऑफ प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है बायर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज हाई। वही जो हम बार बार तीसरी बार इस बात को डिस्कशन करेंगे कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तक जाने के लिए जो स्विचिंग कॉस्ट है वो कम है तो लोग तेज़ी से स्विच करेंगे, और अगर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो लोग तेज़ी से अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो लोग कम स्विच करेंगे, और अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है तो लोग तेज़ी से स्विचिंग करेंगे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हमारा 5 फोर्सेस मॉडल था जो हमें बता रहा था कि बिजनेस के अंदर हमें किस तरह एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे बिजनेस के अंदर फ्यूचर में सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का लेवल किस हद तक है। बेटा कितना टाइम हो गया लेक्चर को? सर 50 मिनट्स। ओके, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? यस सर। समझ में भी आ रहा है? ओके यस सर। ओके गुड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम अगर रिव्यू करें अब तक के लेक्चर को तो हमने क्या किया, हम अभी कर रहे हैं बिजनेस प्लान से पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस, और फिजिबिलिटी एनालिसिस में हमने अभी डिटेल में जो एनालिसिस किया है वो हमने किया इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर हमने जो अहम चीज़ थी वो थी क्या, द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन, जिसके अंदर हमने ये अभी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद बिजनेस प्रोटोटाइपिंग। अब ये टेक्निक है बिजनेस को चेक करने की, बिजनेस के सक्सेस को टेस्ट करने की कि हम किस तरह बिजनेस का फ्यूचर देख सकते हैं, यानी एक जजमेंट ले सकते हैं। उस टेक्निक को कहते हैं बिजनेस प्रोटोटाइपिंग, a process in which entrepreneur test their business model on a small scale before committing serious resources to launch a business that might not work। आप बजाय अपने आइडिया को जाइंट लेवल पे एग्जीक्यूट करें, बल्क लेवल पर उसके आउटपुट हासिल करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, और उसके बाद आपको पता चले कि ये आइडिया फेवरेबल, प्रोडक्टिव या एक्सेप्टेबल नहीं था, तो पता चला आपकी मिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई। तो एक सेफ साइड और सिक्योर टेक्निक प्रोटोटाइपिंग ये होती है कि आप इनिशियल लेवल पे उसको जितना लोअर लेवल से स्टार्ट करें ताकि आपको उसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और मार्केट के अंदर रियलिटीज पता चल जाए। बास आइडियाज बिजनेस में ऐसे थे जिसके आइडिया क्रिएट करने वाले ने रियलाइज भी नहीं किया था कि आइडिया इतना प्रोडक्टिव होगा, और वो बहुत ज़्यादा वर्डफुल निकले। लेकिन बहुत सारे आइडियाज ऐसे भी हैं जो क्रिएट करने वालों ने बहुत ज़्यादा वर्डफुल समझा था और उनकी वर्ड कुछ भी नहीं निकली।
तो ये क्लैरिटी तो एक्सपेरिमेंट करने से होती है। अब वो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं प्रोटोटाइपिंग के जरिए, यानी स्मॉल लेवल पर आप बिजनेस को स्टार्ट करके चेक करें कि आया मार्केट में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब हम आ रहे हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा बिजनेस प्लान। यानी अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे फिजिबिलिटी एनालिसिस। और फिजिबिलिटी एनालिसिस करने का मकसद ये होता है कि आप अपने बिजनेस को चेक कर सकें कि आपका बिजनेस किस हद तक प्रोडक्टिव, फेवरेबल और श्योरिटी के लेवल पर आप बिजनेस से अपने एक्सपेक्टेड डिज़ायर ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बिजनेस के हम चेक करने के लिए अक्सर बिजनेस रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं। और बिजनेस रिसर्च के ज़रिए जो हम चेक करते हैं वो ये कि आया हम बिजनेस के अंदर किस हद तक श्योरिटी क्रिएट कर सकें बिजनेस की फ्यूचर में सक्सेस की। इस सिलसिले में हम दो तरह की रिसर्च करते हैं, एक करते हैं प्राइमरी रिसर्च और एक करते हैं सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटे की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि ये किस एनालिसिस के ज़रिए कि बिज़नेस फ्यूचर में कामयाब होगा या नहीं होगा। एक सेकेंडरी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम जो है रिसर्च के ज़रिए फोकस करते हैं कि बिज़नेस का आइडिया, यानी वो सेकेंडरी रिसर्च और प्राइमरी में डिफरेंस ये है कि सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम डायरेक्ट डेटा कलेक्ट नहीं करते बल्कि ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके रिजल्ट हासिल करते हैं और उन रिजल्ट की बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं कि ये आइडिया हमारा फेवरेबल है, बिजनेस की फ्यूचर में सक्सेस की चांसेस हैं या नहीं है। उसके बाद हमारे जो रिसर्च करने के, डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक्स होती हैं बिजनेस रिसर्च के अंदर, वो होती है फोकस ग्रुप। कि आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप, यानी जो आपके टारगेट ऑडियंस है उसको फोकस करें, उनके हर 3D डायमेंशन में जो उनके बिहेवियर को एनालिसिस करें, वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या। सेकंड, आप रिसर्च के अंदर जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चनियर के ज़रिए कर सकते हैं। आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डेमोग्राफिक डेटा के ज़रिए, मार्केट रिसर्च के ज़रिए, आप लोकल डेटा यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए। और इस तरह हम बिजनेस रिसर्च की बुनियाद पर फाइंडिंग्स हासिल करते हैं, रिजल्ट हासिल करते हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस के अंदर ये बेनिफिट, बिजनेस की फ्यूचर श्योरिटी को क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर एक कंडीशन और होती है, होम ट्रायल के ज़रिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सैम्पल के तौर पे यूज़ करने के लिए दे सकते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो किस तरह यूज़ कर रहा है, उसके रिज़ल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं या नहीं है। तो ये जब हम प्रोडक्ट और सर्विस फिजिबिलिटी करते हैं तो प्रोडक्ट और सर्विस फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए हमें क्या करना होता है कि हम अपने कस्टमर को मुख्तलिफ नौइयत से बिजनेस रिसर्च के ज़रिए चेक करते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो हमारी प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए किस हद तक एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। हमारी तीसरी जो एनालिसिस का स्टेज था वो था फाइनेंशियल एनालिसिस। और फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो था हमारा मेन एरिया, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो तीसरी हमारी जो डायरेक्शन है फिजिबिलिटी एनालिसिस की कि हम चेक करते हैं कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं सबसे पहले कि बिजनेस के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो हमें चेक ये करना होता है कि बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर हम चेक करते हैं कि हम वो कैपिटल किस हद तक अरेंज करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। सेकंड हमारी जो होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर वो होती है
एस्टिमेटेड अर्निंग, कि हम जब बिजनेस में फॉर इंस्टेंस 1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और 1 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद जो हमारी एस्टिमेटेड अर्निंग है वो क्या होगी, यानी हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, हमारे रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस करने के बाद जो हमारी अर्निंग यानी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या होगा, और हम किस हद तक अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस और किस हद तक आप अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को बेयर कर सकेंगे। तो उसके लिए हम चेक करते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग, कि हमारी एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होगी। नेक्स्ट उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न का जो लेवल है वो क्या होगा। आपने कई बार ये बात मैनेजमेंट साइंसेस के मुख्तलिफ कोर्सेज में सुनी होगी कि वो तमाम बिजनेस जिसमें हाई रिस्क होता है उसमें रिटर्न भी हाई होता है, और वो तमाम बिजनेस जिसमें लो रिस्क होता है उसमें रिटर्न भी लो होता है। फाइनेंशियल लेवल से हर इन्वेस्टर की जो डिज़ायर होती है वो ये होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सेटिस्फैक्ट्री यानी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही जल्दी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करके एक सिक्योर पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लो होगा तो नतीजा ये होगा कि हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन में रिस्क में रहेंगे और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज करने की पोजीशन में रहेंगे। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में ये 3 पॉइंट ही डिस्कस करने होते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होगी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्या होगी। तो अभी मैं वो सेकंड सेक्शन जो बिजनेस प्लान का है वो ये वाले सेक्शन में नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि वो फिर फौरन ही हमारी टाइम अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको बस थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज की जो हमने ये क्लास थी इसको हमने कहाँ से शुरू किया और हम कहाँ तक पहुँचे। आज की जो हमारा सेक्शन था वो था बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर के 2 पोर्शन थे और जिसके अंदर हमने सबसे पहले चेक किया कि बिजनेस प्लान बनाने से पहले हमें सबसे बेहतर जो है वो होता है कि हम अपने बिजनेस को फिजिबिलिटी एनालिसिस के ज़रिए मैक्सिमम लेवल पर चेक कर लें कि हमारा बिजनेस किस हद तक फेवरेबल है या नहीं है। तो अब इसके अंदर जो हमने फिर चेक किया वो हमने चेक किया था इंडस्ट्री 3 डायमेंशन में हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया था। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि हम बिजनेस के अंदर जो फिजिबिलिटी चेक करते हैं वो इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसके बाद हम चेक करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसके बाद हम चेक करते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो चेक किया था फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने 5 फोर्सेस मॉडल को डिस्कस किया। ये बहुत अहम है, जो मुख्तलिफ कोर्सेज में आपको बहुत जगह पे रिपीट होता हुआ नज़र आएगा मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस के मुख्तलिफ कोर्सेज में। तो ये हमने डिटेल में रिव्यू किया फाइनेंशियल मार्केट एंड इंडस्ट्री फिजिबिलिटी एनालिसिस की। फिर हमने चेक किया प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी एनालिसिस के प्रोडक्ट एंड सर्विस की फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए हम बिजनेस रिसर्च करते हैं और बिजनेस रिसर्च के जरिए हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट किस हद तक प्रोडक्टिव होगी, फेवरेबल होगी, एक्सेप्टेबल होगी। और लास्ट में हमने देखा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस कि किस हद तक हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, जिसके जरिए हम चेक करते हैं कि किस हद तक फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर। तो बेटा यहाँ पर हम आज के सेक्शन को भी रोकेंगे और सेकंड सेक्शन में हम बिजनेस प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। सर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में टाइम आउट ऑफ कैश नहीं करना हमें? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या चीज पूछ रही हैं आप? सर वो एस्टिमेटेड अर्निंग के बाद का जो पॉइंट है टाइम आउट ऑफ कैश। एस्टिमेटेड अर्निंग के बाद दोबारा पॉइंट टाइम आउट ऑफ कैश सर, टाइम आउट ऑफ कैश। टाइम आउट ऑफ कैश मीन्स होता है कि आपका बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का ट्रेंड क्या होगा। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैश फ्लो जो है
वो बहुत कम होता है, जिससे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस बेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कैश फ्लो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो उससे क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कम से कम करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं। तो यानी कैश फ्लो को चेक करना होता है कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की कंडीशन क्या होगी। और कोई क्वेश्चन बेटा? ये बाकी पार्टिसिपेंट भी अब अपने माइक खोल लें। सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? बेटा नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा भी मैं फौरन नहीं आज नहीं ले सकूंगा, क्योंकि आज अभी यहाँ पर गर्मी की वजह से जो है ना वो लाइट जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो जी सर। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर बता दूंगा कि मैं कब लूंगा। चलें ठीक है सर। लाइट तो है ही नहीं। अच्छा, आप लोगों की लाइट नहीं है? हम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जा सकती है, नेट का मसला हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। यस सर। और कोई और क्वेश्चन पूछना तो पूछें। ये बताएं, आप लोगों के बिजनेस प्लान कहाँ तक पहुंचे? सर